हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज इलाहाबाद से। आज मैं एक नए विषय क्रियात्मक अनुसंधान पर चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आज हम मौलिक अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर जानने का प्रयास करेंगे और यह अंतर विभिन्न आयामों के आधार पर हम देखेंगे, जिसमें उद्देश्य की दृष्टिकोण से अंतर, अनुसंधानकर्ता की दृष्टिकोण से अंतर, अनुसंधान का मूल्यांकन की दृष्टिकोण से अंतर, सामान्यीकरण की दृष्टिकोण से अंतर, जनसंख्या एवं न्यायादर्श की दृष्टिकोण से अंतर, अनुसंधान की रूपरेखा की दृष्टिकोण से अंतर एवं प्रदत्त विश्लेषण की दृष्टिकोण से अंतर देखने का प्रयास हम करेंगे। सबसे पहले आयाम को लेते हैं हम, जिसमें है उद्देश्य। उद्देश्य के आधार पर हम अंतर देखने का प्रयास करेंगे। मौलिक अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वो नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। शिक्षा के क्षेत्र में, अधिगम के क्षेत्र में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जैसे थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, हल का पुनर्बलन सिद्धांत इत्यादि अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिसे हम मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत रख सकते हैं। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करना है, विद्यालय की रूढ़वादिता को समाप्त करना है। मौलिक अनुसंधान में चरम सत्यों की खोज की जाती है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता में व्यावसायिक निपुणता लाने का प्रयास किया जाता है। जब कोई अनुसंधानकर्ता अपने निर्णयों, अपने कार्यों में संशोधन करना चाहता है या मूल्यांकन करना चाहता है, तो अपनी समस्या का वो वैज्ञानिक समाधान खोजने का प्रयास करता है। ऐसा क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा में हमने देखा था। तो जब कोई अनुसंधानकर्ता अपने शिक्षण, अधिगम, व्यवसाय में अपनाए जाने वाले विधियों में परिवर्तन चाहता है, क्लासरूम के वातावरण में परिवर्तन करना चाहता है, तो वह वैज्ञानिक समाधान खोजने का प्रयास करता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो अनुसंधान करता है वो अपनी व्यावसायिक दक्षता में निपुणता लाने का प्रयास करता है। मौलिक अनुसंधान का संबंध विद्यालय से परोक्ष रूप से होता है, यानी इसका संबंध डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि समस्या का क्षेत्र विस्तृत होता है। अभी आगे चल के हम देखेंगे। और इस अनुसंधान करने वाला जो होगा उसका समस्या से सीधा संबंध नहीं होता है, क्योंकि समस्या किसी देश की हो सकती है, प्रदेश की हो सकती है, जिले की हो सकती है, जिले की शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित हो सकती है, प्रदेश के शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित हो सकती है। इसलिए अध्ययन करने वाले का सीधा संबंध समस्या से नहीं होता है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का संबंध विद्यालय से सीधा सीधा होता है, क्योंकि जो विद्यालय में अध्यापन करने वाले शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य या प्रबंधक के द्वारा समस्या अनुभव की गई होती है, उसी समस्या का वैज्ञानिक समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। मौलिक अनुसंधान में समस्या का क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि पार्टिकुलर किसी एक विद्यालय या किसी एक कक्षा से संबंधित नहीं होता है। यह संपूर्ण प्रदेश या संपूर्ण देश की शैक्षिक परिदृश्य की समस्या हो सकती है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का क्षेत्र संकुचित होता है, यानी विद्यालय स्तर तक होगा या कक्षा स्तर तक होगा या किसी विषय अध्यापक स्तर तक संबंधित होगा या किसी कक्षा अध्यापन तक संबंधित होगा। मौलिक अनुसंधान में जटिल शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए जो पूर्व में सिद्धांतों का निर्माण किया गया है, उनका प्रयोग करके अध्ययन किया जाता है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय के शिक्षकों एवं प्रबंधकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि विद्यालय के जो परंपरागत वातावरण है, जो रूढ़वादिता का वातावरण है, उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। नए नए डेवलपमेंट, नए नए तकनीकियों का विकास का प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है। नए नए शिक्षण विधियों के प्रयोग करने का
प्रयास किया जाता है, जिससे विद्यालय की रूढ़वादिता को या परंपरागत दृष्टिकोण को समाप्त किया जा सके और विद्यालय के शिक्षण अधिगम वातावरण को आधुनिक एवं उन्नत बनाने का प्रयास किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारा आयाम है वो है समस्या का स्वरूप। समस्या के स्वरूप की दृष्टिकोण से अगर देखें तो मौलिक अनुसंधान में समस्या का क्षेत्र व्यापक होता है और क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का क्षेत्र सीमित होता है, यानी किसी कक्षा स्तर तक संबंधित होता है। मौलिक अनुसंधान में समस्या मौलिक एवं व्यापक होती है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या किसी विद्यालय या किसी कक्षा से संबंधित होती है। मौलिक अनुसंधान में समस्या सैद्धांतिक प्रकृति की होती है तथा तत्काल समाधान संभव नहीं होता है, क्योंकि समस्या का स्वरूप विस्तृत होता है। समस्या के लिए जनसंख्या भी विस्तृत होती है और उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले जो सैंपल साइज डिसाइड किए जाते हैं वो भी सामान्यतः ज़्यादा होते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की तुलना में, इसलिए उसके समाधान में समय ज़्यादा लगता है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या तत्काल कार्रवाई की ओर संकेत करती है। विद्यालय में बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका तत्काल समाधान होना आवश्यक होता है। मान लीजिए शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय विद्यार्थियों के समझ में नहीं आता, छात्रों के द्वारा होमवर्क नहीं करके लाया जाता, छात्रों के द्वारा अनुशासनहीनता की जाती है, क्लासरूम में उनका परफॉर्मेंस या टेस्ट में जो उनका परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं है, उनका लर्निंग आउटकम्स अप्रोप्रिएट नहीं है, जितना हम चाहते हैं उतना नहीं है। तो अगर इन सब विषयों को इग्नोर कर दिया जाए तो फिर छात्रों का जो उपलब्धि है वो सही नहीं हो पाएगा, विद्यालय का जो वातावरण है वह सही नहीं हो पाएगा। इसलिए इस तरह की जो समस्याएं हैं उस पर तत्काल समाधान करने का प्रयास किया जाता है। अब मौलिक अनुसंधान में समस्या संपूर्ण शिक्षा प्रणाली से संबंधित होती है और क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या विद्यालय या कक्षा में आने वाली समस्याओं से संबंधित होती है। नेक्स्ट हमारा आयाम है अनुसंधानकर्ता यानी रिसर्चर। रिसर्चर की दृष्टि से अगर हम देखें तो मौलिक अनुसंधान में अनुभवी विशेषज्ञ होते हैं जो अनुसंधान करते हैं, उसमें विशेषज्ञता का होना आवश्यक है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रशासक, निरीक्षक एवं शिक्षक ही क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा विद्यालय में समस्याओं को अनुभव किया जाता है, यही समस्या के कारण को जानते हैं और यही निवारण आसानी से कर सकते हैं। मौलिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता का समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, जैसा कि पहले भी चर्चा की जा चुकी है। सीधा संबंध इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी ही पार्टिकुलर समस्या नहीं होती, उनकी व्यक्तिगत समस्या नहीं होती। ये शैक्षिक परिदृश्य से समस्या जरूर होती है, वह किसी प्रदेश लेवल की होगी या जिले लेवल की होगी या किसी देश की होगी। इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है कि जो अनुसंधान करने वाला हो समस्या उसी की हो। इधर क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता का विद्यालय और उसकी समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध होता है। जैसा कि ऊपर्युक्त पॉइंट में वर्णन किया गया है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रशासक और निरीक्षक ही अनुसंधानकर्ता होते हैं और उन्हीं के द्वारा समस्या अनुभव की जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि अनुसंधानकर्ता का विद्यालय और उसकी समस्याओं से सीधा संबंध होता है। नेक्स्ट हमारा आयाम है अनुसंधान का मूल्यांकन। तो अनुसंधान के मूल्यांकन की दृष्टि से देखें तो ज्ञान के क्षेत्र में मूलभूत योगदान देना या वर्तमान में शिक्षा से संबंधित सिद्धांतों को मान्यता देना मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। इधर अपने विद्यालय या कक्षा शिक्षण में सुधार लाना क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। मौलिक अनुसंधान में सत्यों और तथ्यों की स्थापना की जाती है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में वास्तविक समस्याओं का व्यावसायिक हल खोजा जाता है। मौलिक अनुसंधान में जहां डिग्री, प्रमाण पत्र या औपचारिक मान्यता का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे डिफिल की डिग्री लेने के लिए किया जा सकता है, वहीं पर क्रियात्मक अनुसंधान में अभ्यास करने वाले शिक्षक, प्रबंधक की ओर से स्वयं के कामकाज की शैली और उनके खुद की सोच में किए गए परिवर्तन में सफलता के संकेतक हैं। नेक्स्ट आयाम है हमारा सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। सामान्यीकरण की दृष्टिकोण से अगर देखें
तो मौलिक अनुसंधान में सामान्यीकरण का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसमें एक विस्तृत पॉपुलेशन से, विस्तृत जनसंख्या से सैंपल साइज लिया जाता है अध्ययन करने के लिए, और उस जो सैंपल साइज लिया जाता है उसके आधार पर जो निष्कर्ष निर्णय निकाला जाता है, तो वह जिस जनसंख्या से सैंपल साइज लिया गया होता उस संपूर्ण जनसंख्या पर उसका सामान्यीकरण किया जाता है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में सामान्यीकरण आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन इतना छोटा होता है कि वही हमारा सैंपल साइज हो जाता है, तो जनरलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। मौलिक अनुसंधान वास्तविकता के प्रकृति की खोज से संबंधित है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान केवल अपने स्कूल से संबंधित है, मात्र विद्यालय स्तर या कक्षा स्तर में प्रथाओं के सुधार से संबंधित है। प्रथाओं यानी परंपरागत दृष्टिकोण को दूर करके नई नई प्रथाओं, नए नए मेथड, नई नई तकनीकियों को प्रयोग करने से संबंधित है। अगला हमारा आयाम है जनसंख्या एवं न्यायादर्श। जनसंख्या एवं न्यायादर्श एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें जनसंख्या अच्छी तरह से परिभाषित होता है, वह है मौलिक अनुसंधान। और मौलिक अनुसंधान में प्रतिदर्श काफ़ी बड़ा होता है, और प्रतिदर्श चयन में अनेक पद्धतियों को अपनाया जाता है। अनेक पद्धतियों को प्रतिदर्श चयन में इसलिए अपनाया जाता है कि वो जो सैंपल है वो हमारा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। इसके लिए अनेक मेथड अप्लाई किया जाता है, जैसे साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन, स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन, कोटा प्रतिदर्शन, क्रमबद्ध प्रतिदर्शन, डबल सैंपलिंग इत्यादि अनेक ऐसे सैंपलिंग के तरीके हैं जिनको अपनाया जाता है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में अध्ययन किसी कक्षा या विद्यालय के किसी पहलू पर आयोजित किया जाता है, जिसका सैंपल साइज बहुत ही छोटा होता है। मौलिक अनुसंधान में जनसंख्या के एक बड़े आकार से प्रतिदर्श का चयन किया जाता है और प्रतिदर्श की प्रतिनिधित्वशीलता सुनिश्चित की जाती है। तो जिन विधियों से अभी हमने बताया कि अगर से सैंपलिंग किया जाता है, जिसमें यादृच्छिक प्रतिदर्शन है, कोटा प्रतिदर्शन है, क्रमबद्ध प्रतिदर्शन है या डबल सैंपलिंग है, इस माध्यम से अगर प्रतिदर्शन किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जो हम प्रतिदर्श ले रहे हैं, जो हम सैंपल ले रहे हैं, वो जिस जनसंख्या से ले रहे हैं उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। क्रियात्मक अनुसंधान में क्योंकि समस्या किसी एक कक्षा से संबंधित होती है, किसी एक विद्यालय से संबंधित होती है, किसी एक कक्षा अध्यापक से संबंधित होती है, तो इसलिए उसमें जनसंख्या बहुत छोटी होती है और उसमें प्रतिदर्श छांटने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, तो हम जनसंख्या को ही प्रतिदर्श मान लेते हैं। एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि एक क्लासरूम में 40 विद्यार्थी हैं, हिंदी की क्लासरूम है, 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके द्वारा उच्चारण दोष की समस्या है और वो उच्चारण दोष दूर नहीं हो रहा है। तो 15 विद्यार्थी हैं, उनमें हम जनसंख्या मानने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि अगर उनमें हम जनसंख्या मान के अगर 5 विद्यार्थियों को अलग करके उन पर स्टडी करते हैं तो ये उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए समस्याग्रस्त जो 15 विद्यार्थी हैं उन सभी को हम प्रतिदर्श मान लेते हैं, सैंपल मान लेते हैं और उन्हीं को लेकर हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। अगला हमारा आयाम है अनुसंधान की रूपरेखा। अनुसंधान की रूपरेखा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो मौलिक अनुसंधान की रूपरेखा का कठोरता से पालन किया जाता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में एक लचीली रूपरेखा को अपनाया जाता है। और मौलिक अनुसंधान में अनुसंधान की रूपरेखा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अनुसंधान करने से पहले जो रूपरेखा बना ली जाती है, मान लीजिए कोई पीएचडी कर रहा है, जो रूपरेखा या सिनॉप्सिस उसने प्रस्तुत किया है उसमें कभी परिवर्तन नहीं कर सकता है। और क्रियात्मक अनुसंधान में रूपरेखा में परिवर्तन किया जाना संभव होता है, आवश्यकता एवं समय के अनुरूप उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। मौलिक अनुसंधान में शोधकर्ता को अनुसंधान अभिकल्प का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। कौन कौन से अभिकल्प हैं इनकी जानकारी होना आवश्यक है। उसके समस्या और सैंपल साइज के दृष्टिकोण से कौन कौन से अभिकल्प आवश्यक हैं इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे अनेक अभिकल्पों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पूर्व प्रायोगिक अभिकल्प है, वास्तविक प्रायोगिक अभिकल्प है,
बहु उपादानी अभिकल्प, प्रायोगिक कल्प अभिकल्प, काल श्रेणी अभिकल्प इत्यादि अनेक ऐसे अभिकल्प हैं जिनका प्रयोग मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में सामान्यतः एकल समूह अभिकल्प, समानांतर समूह अभिकल्प एवं चक्र समूह अभिकल्प का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा आयाम है प्रदत्त विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा के संदर्भ में अगर हम देखें तो मौलिक अनुसंधान में मात्रात्मक एवं गुणात्मक आंकड़ा संग्रहण के लिए कठोर उपागम या कठोर अप्रोच को अपनाया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में अवलोकन, साक्षात्कार एवं शिक्षक निर्मित उपकरणों की सहायता से आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। Rigorous approaches are used for data collection involving quantitative and qualitative data in fundamental research, and tool and techniques like observation, interview and feature-made test are used for data collection in action research. मौलिक अनुसंधान में मात्रात्मक एवं गुणात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए मेथडोलॉजी का कठोरता से पालन किया जाना जरूरी है। अनेक मेथडोलॉजी हैं जिनका पालन मौलिक अनुसंधान में किया जाता है, जिसमें प्रेक्षण करना है या ऑब्जर्वेशन करना है, रेटिंग मापनी का प्रयोग करना है, क्वेश्चनायर का प्रयोग करना है, इंटरव्यू का प्रयोग करना है। इन सब विधियों का प्रयोग करना है तो उसका पालन कठोरता से किया जाता है। जैसे रेटिंग मापनी का प्रयोग किया जाना है तो पार्टिकुलर कौन से नियम के अंतर्गत किया जाएगा उसी का अनुपालन करना है। प्रश्नावली में भी जो स्टैंडर्ड क्वेश्चनायर का प्रयोग किया जाना आवश्यक समझा जाता है। इंटरव्यू में भी पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक का ध्यान रखा जाना जरूरी होता है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में आंकड़ों के विश्लेषण के लिए वर्णनात्मक और सरल नॉन पैरामीट्रिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मौलिक अनुसंधान में उच्च स्तर के सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, जिनमें कई ऐसे सांख्यिकी हैं जिनका उपयोग किया जाता है, जैसे सहसंबंध, टी टेस्ट, एनोवा, एनोकोवा, काई स्क्वायर टेस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में सरल सांख्यिकी का प्रयोग करके डेटा का विश्लेषण किया जाता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब हमने कुछ रिलेटेड लिटरेचर यहाँ पर देने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से आप क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान में अंतर को और अधिक विस्तृत रूप में जानकारी ले सकते हैं। जिसमें OS डेवाल का है अ हैंडबुक ऑन एजुकेशनल रिसर्च, NCT का डॉक्यूमेंट है जो NCERT न्यू दिल्ली द्वारा पब्लिश्ड है। KP पांडे एवं अमिताभ पांडे का है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, जो अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा से है। SP गुप्ता एवं अलका गुप्ता शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान इलाहाबाद से पब्लिश्ड है शारदा पुस्तक भवन के द्वारा। ये दोनों किताबों में आपको बहुत विस्तृत जानकारी क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा हिंदी शिक्षण प्रविधि B.Ed विशिष्ट शिक्षा का एक स्वाध्ययन सामग्री है, जो मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध और समुन्नयन कार्य टाइटल से है। इसमें भी क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में संक्षिप्त रूप में दिया है, लेकिन उदाहरण सहित अच्छे से समझाया गया है। इसके अध्ययन से आप अपने ज्ञान के में वृद्धि कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर यह लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें देने का प्रयास करें, जिससे हम अगले लेक्चर में जो कमियां इसमें रह गई हैं उसको दूर करते हुए आपके समक्ष उपस्थित हों। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।